अपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां यूपी को मिली बड़ी सफलता। जी हां, वन और वृक्ष आवरण में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। आज देहरादून में जारी हुआ है आईएसएफआर का रिपोर्ट। आईएसएफआर के मुताबिक कुल 569.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े खुशखबरी का पल है, जहां उत्तर प्रदेश को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वन और वृक्ष आवरण में जो है अब ये बड़ी उपलब्धि यूपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां वन और वृक्ष आवरण में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। देहरादून में आईएसएफआर का रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब जो है वृद्धि दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, उसमें तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। यही आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में देखिए वृद्धि होता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ा देहरादून में जारी हुआ है और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के 120वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। 75,800 रुपये से ही वो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया था और आज अपनी एक शानदार यात्रा के साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में केजीएमयू एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में केजीएमयू अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन की मंशा के अनुरूप हम कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और जब मैं इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग अब 150 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका दायरा होने जा रहा है और जो कुछ भी यहां पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेक ने जब मूल्यांकन किया था केजीएमयू का A+ की रैंकिंग दी थी, NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, डेंटल संस्थान को 4th रैंकिंग दी और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास एमबीबीएस की 250 सीट, बीडीएस की 100 सीट्स, बीएससी नर्सिंग 100 सीट्स, एमएससी नर्सिंग की 50 सीट्स, एमडीएस की 46 सीट्स, एमडीआरएमएस की 355 सीट्स, डीएमएमसीएच की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो और वह केजीएमयू के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहां पे छात्र छात्राएं हैं और 7,500 यहां पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहां पे संचालित कर रहे हैं।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत रवाना हो चुके हैं, जो भारत और कुवैत के ऐतिहासिक संबंधों को और प्रांगण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुवैत के अमीर क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ अरबियन गोल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा कर रहे हैं, इसलिए भी ये यात्रा और भी खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। और वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए जो है भूमि क्रय किए जाने के मामले में अन्नदाता किसान बंधुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जेवर कार्यक्रम प्रारंभ होने के समय ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया समय ही और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अच्छा लगा कि आप लोग और मुझे सबसे पहली बात अच्छा लगा कि आप लोग मिलने का अवसर, आप लोगों से मुझे यहाँ पे मिलने का अवसर प्राप्त, यद्यपि मुझे ही वहां आना चाहिए था, लेकिन रहना चाहिए बुलाते बुलाते नहीं, रहना चाहिए बुलाते बुलाते नहीं। मुझे चुनाव में भी जब मैं जाता हूं तो कहते हैं यार चुनाव में भी वो तो उस समय आप रोक जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इनका बहुत आप पे विश्वास है और मजबूती के साथ वहां आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा, देखिए जुलाई 17 की वो घटना जहां पर एक परिवार के साथ जो दरंदगी कार्यक्रम जेवर क्षेत्र में हुआ था, और मैं उस समय प्रदेश के अंदर अलग क्षेत्र में दौरे पे था, तो मैंने विधायक जी को फोन करके पूछा था। मैंने हालचाल लिया, उन्होंने कहा कि यहां घटना घटित हुई है, घटना बहुत ही खराब है और इसमें अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। फिर मैंने वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और फिर मुझे बताया गया कि साहब 20 वर्ष से, पिछले 40 वर्ष से वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि विकास के कार्य बड़े होंगे तो प्राइवेट प्लेयर खराब एनीवे साइड हो जाएंगे, लाइसेंसर दलाल किस्म के लोग बाहर हो जाएंगे और फिर एक लंबे समय तक समाज को भी, देश को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने इन लोगों से, माननीय विधायकों से, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, बातचीत करके तय किया कि नहीं, ये काम होना है और इस कार्य को हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं उस समय, देखो 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव, लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने, ये हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यहीं बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहां पास करवाया, पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की,
अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5-5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस साल जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और केवल रनवे ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ गए, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से अब उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, पिछली सरकारों ने गलत किया था, उसका खामियाजा इस सबको भुगतना पड़ा। प्रदेश को भी भुगतना पड़ा, किसान भी भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं। हमने सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी समस्याएं इतनी खराब स्तर पर पहुंची हुई हैं, न्यायालय में लंबित हैं, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे सरकार का कोई नियंत्रण तो रहता नहीं है। इसलिए न्यायालय में लंबित मामले में सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो अथॉरिटी में या सरकार के पास लंबित है, उन सब का समाधान करवाया गया। और अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश की तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहां, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए यमुना अथॉरिटी के सीओस को यहां पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने कहा। और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए और कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने उनको यहां पर अभी बोला कि भाई क्या आप दे सकते हैं इन किसानों को। मैं देख रहा था यहां पे हमने पहले फेज में वहां पर जो है 1334 हेक्टेयर भूमि ली, उसका मुआवजा दे दिया गया। ये जो पड़ा था उस समय हमें 2300 रुपया प्रति वर्ग मीटर पड़ा था। द्वितीय चरण में हमने 1365 हेक्टेयर भूमि ली। यह लैंड हम लोगों को वहां पे पड़ी, यानी
एयरपोर्ट को बनाने के लिए मिली 3,100 प्रति वर्ग मीटर ये दिया गया और उसका कंपनसेशन भी वे वितरित कर चुके हैं। अब तीसरे चरण का जो अंतिम फेज का ये चल रहा है, इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे फिर तैयार होने हैं और 5 रनवे बनने हैं जो देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और इसके लिए यहां पे जो रेट यहां पे तय किया गया है कि प्रति वर्ग मीटर, अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है, इन्होंने लिखा है कि साहब इसमें इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है, उसके आगे इनकी कलम रुक जा रही है। मैंने कहा रोको मत भाई, ये धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। और इसीलिए अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया, 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। तो देखो 2300 से हम बढ़ करके 41। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
तो सीधी ये तस्वीरें आपको सिरसा से दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर यहां पर आप देख पा रहे हैं। सभी लोग श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम विदाई दी जा रही है। बेहद यहां पर तस्वीरें जो नजारा आप देख पा रहे हैं बेहद गमगीन है। सभी भारी मन से यहां पर मौजूद हैं और सभी पूर्व मुख्यमंत्री को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर यहां पर मौजूद है। सिरसा में तेजाखेड़ा स्थित उनके परिवार के फार्म हाउस में रखा गया है, जहां पर यहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद गमगीन माहौल है। कोई नहीं जानता था कि ऐसे तेज तर्रार नेता एक दिन यूं हमें अलविदा कह जाएंगे। और बेहद ही गमगीन माहौल है, जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ चौटाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चौटाला का शुक्रवार को गुरुग्राम में निधन हो गया था। वे 89 वर्ष के थे और इन्हीं के एक प्रवक्ता ने कल बताया था कि चौटाला की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनका निधन हो गया। कोई नहीं जानता था कि इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत कर जाएंगे। और ऐसे में ये जो माहौल है बेहद गमगीन है, जहां पर तमाम लोग बेहद मन भारी करते हुए अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और चौटाला को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहां लोग एकत्रित हुए हैं और आज 3 बजे राजकीय शोक घोषित होगा। और इसके अलावा बता दें कि हर जगह सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही है कि कितने भारी मन से यहां पर लोग अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर चौटाला का अंतिम दर्शन करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें अपने आप में एक और चीजें सबसे महत्वपूर्ण बयां कर रही है कि किस तरह से जो चौटाला थे वो एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे और ऐसे में इस तरह से उनका चला जाना बहुत बड़ी क्षति बताई जा रही है। 5 बार के सीएम रहे हैं, जहां कल उनका निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में परेशानी थी और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। 89 साल के थे। बता दें आज उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 बजे जो है अब अंतिम संस्कार होने वाला है और ये अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम विदाई चल रही है, जहां तमाम लोग पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और वही हरियाणा की सरकार ने आईएनएलडी सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद राज्य के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। और इसके अलावा प्रदेश में 3 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। सूबे के हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त सी जय श्रद्धा ने बताया कि गांव राखीखेड़ी में चल रहे राज्य स्तरीय राखीखेड़ी महोत्सव में 3 दिन के लिए शोक के चलते रद्द कर दिया गया है। और ये देखिए बेहद गमगीन कर देने वाली तस्वीर, जहां कोई नहीं जानता था कि इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 7 बार विधायक बने और 5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने गए। इसके अलावा वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। वही 12 अप्रैल 1998 को उन्होंने अपने पिता चौधरी देवीलाल के मार्गदर्शन में इनेलो का गठन किया था। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को गांव चौटाला में हुआ था और चौटाला और संगरिया में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, जहां पर शिक्षा पूरी करने के बाद ये खेती बाड़ी करने लगे थे। जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता बताया जाता था।
हरियाणा गठन के बाद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1970 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे और इतनी तेज तर्रार नेता का यूं चले जाना बहुत बड़ी पार्टी के लिए भी क्षति मानी जा रही है और हरियाणा के लिए भी। बताते चले, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सिरसा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। ओपी चौटाला का कल यानी कि शुक्रवार को गुरुग्राम में निधन हो गया था और अब उनका पार्थिव शरीर सिरसा में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां तमाम लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे देखिए उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, बस कुछ ही क्षण में। और यहां देखिए उपराष्ट्रपति को आप देख पा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं, अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं, अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ पर दर्शन नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं और चौटाला के पार्थिव शरीर को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जगदीप धनखड़ और प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन के लिए वो सिरसा पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुरेश धनखड़ दिवंगत और प्रकाश चौटाला जी के अंतिम दर्शन के लिए हरियाणा के सिरसा पहुंचे और उनके साथ साथ श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। नम आंखों से देखी विदाई दी जा रही है। पूजनीय पिताजी उनके लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के अंतिम दर्शन। पूर्व सीएम के बेटे अभय चौटाला ने पिता को याद किया और इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर भी एक पोस्ट डाली और सभी देखिए यहां पर पहुंच रहे हैं और अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद गमगीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद गमगीन कर देने वाली तस्वीर।